हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका लेक्चर 2 पार्ट 2 के अंदर। लेक्चर 2 के पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर की बेसिक सी डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसको थोड़ा सा डिटेल में जाके हमने डिस्कस किया था और उसके कुछ एसेंशियल हार्डवेयर्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहला नाम था पावर सप्लाई, दूसरा नाम था मदरबोर्ड और तीसरा नाम था प्रोसेसर। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, जिसकी वजह से हमने इसको पार्ट की शक्ल में किया है। पार्ट 1 जाके आप लाजमी देखिएगा। पार्ट टू जो वीडियो होगी उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा वीडियो का, और आप लोगों ने लाजमी उसको जाके चेकआउट करना है। यहाँ हम जो उसके रिमेनिंग एसेंशियल हार्डवेयर रह गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला नाम है रैम। तो रैम की एक डेफिनेशन मैंने पीछे लिखी है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको रैम की बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी और आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक डेफिनेशन, बेस्ट डेफिनेशन जो मुझे लगी आसान सी, वो मैंने डेफिनेशन पीछे मेंशन कर दी, बोर्ड पे लिख दी है। तो उस डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको डीपली डिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, रैम का जैसे आपको पता होगा स्टैंड्स क्या होती है उसकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी से हम क्या मतलब ले सकते हैं? तो हम रैंडम एक्सेस को स्किप कर देते हैं, हम सबसे पहले मेमोरी वर्ड के ऊपर आ जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेमोरी। तो अब मेमोरी क्या होती है? देखिए, मेमोरी का मकसद ये है कि अगर मैं मेमोरी का जिक्र कहीं भी आ रहा है ना, तो आपके जहन में सीधी सी एक बात आनी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई चीज़ स्टोर होगी उस जगह। मतलब कोई भी चिप हो, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि यूएसबी क्या करते हो आप? डेटा को स्टोर करते हो उसके अंदर, डेटा वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो, रिट्रीव करते हो डेटा को। तो ये काम आप यूएसबी के थ्रू करते हो, वो भी एक मेमोरी ही है। तो इसी तरीके से जो यहाँ मेमोरी का जिक्र हो रहा है, वो मेमोरी भी वही मेमोरी है। जहाँ भी मेमोरी की बात आएगी ना, तो आपने जहन में बात रखनी है कि यहाँ पर बात हो रही है कि कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे जाके स्टोर होती होगी। अब मेमोरी कौन सी मेमोरी है ये? जैसे कि हार्ड डिस्क, वो भी एक मेमोरी है। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। तो रैम इज़ अ कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब कह रहे हैं रैम इज़ अ कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से क्या मतलब है इसका, तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पूरी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। व्हेन द डेटा दैट द प्रोसेसर इज करंटली using is stored, your computer can access RAM memory much faster than data on a hard disk, SSD और other long term storage device। ये एक बात तो समझ में आ गई कि हार्ड डिस्क और SSD को ये कह रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज डिवाइस। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लॉन्ग टर्म का क्या मकसद हो सकता है, तो आसान लफ्जों में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स, मैंने आपको प्रोसेसर का क्या बताया था कि प्रोसेसर क्या करता है कि वो प्रोग्राम को लोड करता है। अब प्रोग्राम को लोड कर रहा है तो लाजमी सी बात है मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है, इंस्ट्रक्शन वहाँ से उठाता है वन बाय वन अब प्रोसेसर, और उसको क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है वो। तो वन बाय वन प्रोसेसर ये काम करता है और प्रोग्राम आपका लोड होता है। अब प्रोग्राम लोड हो गया तो प्रोसेसर का काम तो कंप्लीट हो गया। अब लोड होने के बाद जो आपका प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हो या आप सॉफ्टवेयर जो भी आप चला रहे हो, वो कहाँ जाके खड़ा हुआ, उसने जगह कहाँ जाके ली, तो वो रैम के अंदर जाके जगह लेता है। रैम क्या एक सपोर्टिव मेमोरी है। रन टाइम, जो भी आप काम कर रहे होंगे सिस्टम के अंदर, जैसे कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ऑन किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया आपका, स्टार्ट हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो चल रहा है, रन हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं जगह चाहिए ताकि वो सिस्टम को चला सके या आपको हेल्प आउट कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किया, डबल क्लिक किया उसके ऊपर जाके किसी भी सॉफ्टवेयर पे, वो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वो डेस्कटॉप पे खुला हुआ नज़र आ गया आपको। आप उस पर काम भी कर रहे हो, सारी चीज़ आप करो, फाइल सेव भी कर रहे हो, फिर आप थोड़ी सी देर उठ के चले गए अपना दूसरे काम निपटा लिए, फिर आए दोबारा सॉफ्टवेयर को ओपन किया, तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ मौजूद था? वो सॉफ्टवेयर आपका रैम में मौजूद था। यानी कि रन टाइम पे जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, वो सारी की सारी स्टोर्ड कहाँ जाके होती हैं? आपकी रैम मेमोरी के अंदर। रैम एक सपोर्टिव मेमोरी है। प्रोसेसर लोड हुआ प्रोसेसर पे जाके, और वो जाके कहाँ खड़ा होगी? आपकी रैम मेमोरी के अंदर। तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मीन्स आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आप कोई भी काम उस रन टाइम पे कर रहे होंगे, ये सिस्टम आपका ओपन है, जो भी आप काम कर रहे होंगे, तो कोई भी चीज़ जो जाके स्टोर्ड होगी वो कहाँ जाके स्टोर्ड होगी? आपकी रैम के अंदर। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कोई भी गेम ओपन करते हैं, कोई भी चीज़ आप ओपन करते हैं, और आपकी रैम कम है, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप मोबाइल्स में ज़्यादा एप्लीकेशन एक साथ ओपन कर दें और बैकग्राउंड पे एप्लीकेशन आपकी चल रही हो, तो मोबाइल की स्पीड थोड़ी सी आपको स्लो, या आपको मोबाइल थोड़ा सा हैंग होता है। ठीक है, मतलब जो आप सिंगल ऐप यूज़ कर रहे होंगे,
पीछे कोई बैकग्राउंड में ऐप नहीं होगी तो आप उसको फास्टली जो है अप एंड डाउन कर रहे होंगे, उसको यूज़ कर रहे होंगे। बट आप मल्टीपल अगर एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होंगे तो आप देखिएगा आपका मोबाइल थोड़ा सा हैंग होगा। कंप्यूटर की भी एग्जांपल है। यह सबसे आसान आपको बताता हूँ कि आप कभी भी अपने कंप्यूटर के अंदर क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम वो ओपन करें और उसको ओपन करने के बाद उसके मल्टीपल टैब्स के ऊपर काम करें, तो आप देखिएगा आपकी रैम रिड्यूस होगी। क्रोम काफ़ी रैम आपकी यूटिलाइज़ करता है जब वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो रन टाइम पे कोई भी आप काम कर रहे होंगे, कोई भी एप्लीकेशन आप रन कर रहे होंगे, वो सब की सब चीज़ें कहाँ जाके स्टोर हो जाएँगी आपकी रैम में। इसीलिए इसको कहते हैं कि जब आप अगर आपका सिस्टम बंद हो जाए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लाइट चले जाए या अचानक से बंद हो जाता है सिस्टम, तो रैम की जो मेमोरी होगी वो क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, उसको परमानेंट स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है। अपने पास वो टेम्पररी स्टोर करती है, मतलब अगर जब तक कि आप काम करो तब तक कि वो उसको स्टोर करेगी। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो गया आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, रैम क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है, तो रैम का ये काम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको अपने जहन में रखना है कि यार रैम ये काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम रोम। व्हाट इज रोम? तो रोम को डिस्कस कर लेते हैं हम कि रोम क्या है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रोम की। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब मेमोरी की बात हो रही है तो आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि यार रैम को भी मेमोरी कह रहे थे, इसको भी मेमोरी कह रहे हैं। तो सही बात है, बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी मेमोरी है और ये भी मेमोरी है। ये मेमोरी जो है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है कि जिसको आप रीड का मतलब है पढ़ना, सिर्फ को आप पढ़ सकते हो मत और चेंज नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी मेमोरी है, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ पहले से क्या है, स्टोर्ड है, बट आप उसको पढ़ सकते हो। अब पढ़ने से मुराद क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ये हम हार्ड डिस्क को भी कहते हैं, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। बट उसके अंदर हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, मतलब फाइल कोई भी स्टोर करवा सकते हैं, किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। बट रोम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो आगे चलते हैं। रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर विच मीन्स द इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर ऑन द चिप। ये एक चिप होती है, जैसे आपके पास प्रोसेसर एक चिप होती है, इसी तरह की एक चिप होती है जिसको हम कहते हैं रोम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज यूज फॉर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट डू नॉट चेंज। वही बात मैंने आपको बताई कि हम इस मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सच एज इनिशियल बूट अ पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब इनिशियल बूट अप पोर्शन क्या हो सकता है? इनिशियल बूट अप पोर्शन जिसको हम कहते हैं बायोस। आपने अक्सर नाम सुना होगा। बायोस का मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोडिंग चल रही होती है स्टार्टिंग में ना, थोड़ा सा टाइम लेता है सिस्टम, फिर डेस्कटॉप आता है, मीन्स फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें नज़र आता है जिसके ऊपर हम बैठ के काम कर रहे होते हैं, जिसको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन बायोस क्या है? बायोस शुरू में देखा होगा आपने, कंप्यूटर ऑन किया, स्विच लगाया, ऑन किया और जो है आपने बटन दबा दिया, उसके बाद देखिएगा आपकी छोटी सी लोडिंग चलती हुई नजर आएगी। लिखा हुआ आएगा डेल एचपी, इस तरह की चीज़ आपको लिखी हुई नजर आ रही होंगी। उसके बाद वेलकम लिखा हुआ आएगा, देन आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा या डेस्कटॉप आपका आ जाएगा। तो वो जो बूट होता है या बूटअप जो होता है, इनिशियल बूटअप, वो कहाँ स्टोर्ड होता है? हमारे पास इस रोम के अंदर ही मौजूद होता है। ये कंपनी, जिस कंपनी का भी सिस्टम होगा वो अपनी कंपनी का क्या करेगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम उस चिप के अंदर इंस्टॉल करके आपको देगी। मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक कंपनी ने पूरा क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, वो आपको इंस्टॉल, हाँ उसको आप अपडेट कर सकते हो, बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो आगे देखते हैं। टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर डज नॉट इफेक्ट ऑन रोम एंड कैन नॉट बी चेंज बाय यूजर। कोई भी यूजर चेंज नहीं कर सकता, वही बात आ गई। और कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मीन्स जैसे कि रैम के अंदर हमारा डेटा स्टोर था, मतलब जो भी हम काम कर रहे थे रन टाइम, रियल टाइम में, तो जब हमने लाइट अगर चले जाए, सिस्टम बंद हो जाए, तो हम वहाँ पे क्या फेस कर रहे थे कि हमारा डेटा सारा इरेज, बिल्कुल खाली, मतलब दोबारा सिस्टम ऑन करेंगे तो हमें वो चीज़ दोबारा से ओपन हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि रैम क्या हो गई, हमारी फ्लैश हो गई है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि रोम आपका सिस्टम डायरेक्ट बंद हो, आप कंप्यूटर लाइट चले जाए, कोई भी मसला हो सकता है, तो आपके रोम के डेटा को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये रोम है। और भी बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इस डेफिनेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में मुझे लग रही है डेफिनेशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इंटरनेट से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बुक से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको रोम समझ में आ गया होगा। एक चिप है, नॉन वोलेटाइल है,
इसके अंदर डेटा परमानेंट स्टोर होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसके अंदर मौजूद होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं इनिशियल बूटअप सिस्टम। और ये रखने का पर्पस क्या होता है, देखें एग्जाम्पल के तौर पर मैं कमरे के अंदर मौजूद हूँ और कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म वहाँ पे मैं कर रहा हूँ, लाइट चले जाए, हालांकि कुछ टाइम पहले 1-1.5 मिनट पहले वहाँ लाइट मौजूद थी, सब चीज़ें मेरी आंखों के सामने, लाइट चले जाए, अंधेरा हो जाए, तो आप फिर भी संभल के उठेंगे, संभल के उठेंगे, चलते हुए जाएंगे तो संभल संभल के जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ क्या हो गया, ब्लैंक हो गया ना। तो यही कंप्यूटर पे क्या होता है, जब कंप्यूटर आपका बंद करते हैं आप, तो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, ब्लैंक हो जाती हैं। फिर जब आप उनको ऑन करते हैं तो इनिशियल बूटअप सिस्टम क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को मैनेज करता है, उसकी इनपुट आउटपुट सिस्टम जो भी होते हैं बेसिक्स, उनको क्या करता है, मेंटेन करता है यूज़र के लिए। सब कुछ बिखरा हुआ होता है, उसको वो मेंटेन करता है, मैनेज करता है यूज़र के लिए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो रॉम हमने डिस्कस कर लिया है, तो नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारा, हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं हार्ड डिस्क। तो गाइस हार्ड डिस्क ड्राइव को देख लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव की एब्रीविएशन होती है HDD। डेफिनेशन देखते हैं, अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ अ नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस containing magnetic disks or platter rotating at high speed. It is a secondary storage device used to store data permanently. अच्छा, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए होती है। जैसे कि मैंने रैम को डिस्कस करते हुए बताया था कि रैम क्या टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस है, अपने पास डेटा को रियल टाइम जो हम काम कर रहे होते हैं उसको टेम्प्रेरी क्या करती है, वो स्टोर करती है। बट आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये क्या करता है, डेटा को परमानेंट स्टोर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा डेटा होगा, वो आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, वो सारा कहाँ जाकर इंस्टॉल होगा, आपकी HDD के अंदर, यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर वो स्टोर होता है। या आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कोई भी फाइल क्रिएट करते हो और उसको एक नाम देके सेव करवाते हो, तो वो जाके कहाँ स्टोर होता है, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव में। इसके अलावा और भी टाइप्स आ गई हैं, इंक्लूड हो गई हैं, आप सुनते होंगे SSD, NVMe। बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं। थोड़ा सा काम क्या हो गया, फास्ट हो गया, टेक्नोलॉजी क्या हो गई, एडवांस हो गई। तो मैंने यहाँ पर उसके लिए एक चार्ट मेंशन किया है ताकि हमें बात समझ में आ जाए कौन सी चीज़ जो है रिलायबल है हमारे लिए, या हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले वक्तों में या अभी। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, एंड NVMe। NVM का मतलब क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और E का मतलब क्या है, एक्सप्रेस। उसके कुछ पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं और 3 सेक्शन मैंने बनाए, तो देख लेते हैं कि क्या बात हो रही है इसमें। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है हमारा वो क्या है, सबसे पहला पैरामीटर है रीड राइट स्पीड, यानी कि पढ़ने की या लिखने की स्पीड। अब पढ़ना लिखना वाला नहीं, लिखना पढ़ना नहीं होगा, मीन्स आप डेटा जो उसमें से निकाल रहे हो, जो डेटा डाल रहे हो, तो वो स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे। हार्ड डिस्क की अगर हम कंपेयर करें इन तीनों को आपस में, तो हार्ड डिस्क की स्पीड क्या है, स्लो है। इसके अलावा SSD उससे फास्ट है, मतलब हार्ड डिस्क से ज़्यादा तेज़ है। और अगर मैं बात करता हूँ NVMe की, तो वो क्या है, फास्ट, मतलब फास्ट से मुराद क्या है, वो इन दोनों से ज़्यादा तेज़ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे तेज़ी से काम करना है या फास्टली काम करना है, तो मैं इन तीनों में से कौन सी चीज़ सेलेक्ट करूँगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट हम लेके चलते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट उसके लिए, दूसरा पॉइंट क्या है, प्राइस GB, क्योंकि जीबीज़ के अंदर जितनी जीबीज़ बढ़ती जाएंगी, प्राइस क्या होती है, इनकी एक्सटेंड होती जाती है। हार्ड डिस्क की अगर कंपेयर करूँ मैं इन दोनों के साथ, तो लो है प्राइस हार्ड डिस्क की, SSD की एवरेज है, मीन्स हार्ड डिस्क से ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ NVMe की, तो वो एक्सपेंसिव है, मीन्स SSD से भी ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो NVMe यूज़ करें, अगर आप नहीं कर सकते अफोर्ड तो आप SSD यूज़ कर लें या हार्ड डिस्क यूटिलाइज कर लें, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर लें। थर्ड पॉइंट क्या है, साटा। अभी साटा क्या है, यही असल वो चीज़ है जो इन तीनों में आपस में डिफरेंस पैदा करती है। अब सबसे पहले डिफरेंस क्या देख लेते हैं, देखें दोनों जगह टिक लगा हुआ है, एक जगह क्रॉस है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं साटा की बात करूँ, साटा का मतलब है साटा कंट्रोलर, मीन्स आपकी कोई भी चीज़ कनेक्ट होती है, वो किससे कनेक्ट होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मदरबोर्ड जो होता है वो क्या करता है, आपस में कम्युनिकेट करवाता है आपके दूसरे अदर कंपोनेंट्स को, दूसरे हार्डवेयर्स को। और आपके मदरबोर्ड से पावर सप्लाई क्या होती है, कनेक्ट होती है, जो करंट प्रोवाइड करती है आपके मदरबोर्ड को। देन मदरबोर्ड क्या करता है, उस करंट को डाइवर्ट करता है दूसरे कंपोनेंट्स तक। तो
साटा कंट्रोलर के ज़रिए से हम क्या करते हैं, अपनी हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड से। मतलब हमारा जो साटा कंट्रोलर यानी कि केबल्स जो होती हैं वो लगती है हार्ड ड्राइव के अंदर, और उसके ज़रिए से क्या होता है, हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, या हम उस साटा केबल के थ्रू या उस साटा कंट्रोलर के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात? और एसएसडी के अंदर भी क्या है, सेम वही प्रोसेस है। ये साटा कंट्रोलर होगा, उसके ज़रिए ही कम्युनिकेट कर रहे होंगे, उसके ज़रिए ही डेटा क्या हो रहा होगा, हमारा जा रहा होगा और आ रहा होगा, या रीड और राइट हो रहा होगा। एनवीएमई कहती है कि मैं ऐसा नहीं करती। जो ई का लफ्ज़ है ना, एक्सप्रेस, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेस स्लॉट कह सकते हैं, एक्सप्रेस कार्ड कह सकते हैं, आप इसको जो मर्जी चाहे कह सकते हैं, आपको नाम मिल जाएंगे बहुत सारे। तो ये डिफरेंस पैदा करता है, आपके डिफरेंस क्या पैदा करता है, इन दोनों को तो नीड है एक सपोर्ट की, एक केबल की, बट एनवीएमई को इस चीज़ की नीड नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है। वो क्या कहती है कि भाई मुझे डायरेक्ट मदरबोर्ड में लगाओ। एक चीज़ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही है मदरबोर्ड से, और एक चीज़ को कम्युनिकेट करवाने के लिए मुझे साटा केबल की या साटा कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ रही है। एग्जाम्पल इसकी ऐसे लेते हैं कि यार मैं कहीं काम करवाने के लिए गया, एक बंदा अंदर जिससे मुझे बात करनी है, बट उससे बात करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है, एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ना। उस सिलसिले से मैं गुजरूंगा, तो मेरा काम क्या होगा, डिले होगा। मतलब पहले मैं जाऊंगा, उस बंदे से मिलूंगा, उस बंदे से बात करूंगा, और फिर बोलूंगा यार मुझे इनसे मिलना है, और फिर वो मुझे मिलवाएगा। ऐसा ही है। लेकिन ये काम कहाँ हो रहा है, हार्ड डिस्क में और एसएसडी में। लेकिन एनवीएमई के अंदर ऐसा नहीं है। एनवीएमई के अंदर ऐसा है कि मैंने उस बंदे का रूम खोला और डायरेक्ट उसके सामने जाके बैठ गया और अपना काम करवा लिया। तो ये एक मेजर फैक्टर है, काम तेज़ी से होने का एक ये मेजर फैक्टर है कि उसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई केबल मौजूद नहीं है कि जिस केबल के थ्रू मैं डेटा ट्रैवल कर रहा हूँ या मदरबोर्ड से कम्युनिकेट करवा रहा हूँ अपने हार्ड डिस्क को, और अपना डेटा जो है वो ट्रैवल करवा रहा हूँ आगे तक। ऐसा कोई चक्कर नहीं उसमें। वो डायरेक्ट क्या बोलिए, मदरबोर्ड पे मुझे फिक्स करो। जैसे रैम होती है, रैम क्या है, रैम हार्ड डिस्क से ज़्यादा तेज़ी से काम करती है, या एसएसडी से ज़्यादा तेज़ी से काम करती है रैम, क्योंकि वो डायरेक्ट मदरबोर्ड से क्या हो रही है, कम्युनिकेट कर रही है। इसी तरीके से एनवीएमई भी रैम की तरह की दिखने वाली एक सर्किट है। वो आप डायरेक्ट क्या करते हो, फिक्स करते हो स्लॉट के अंदर, और जब उसको आप फिक्स करते हो तो होता क्या है कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही है, तो टाइम फ्रेम थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया इसका। दूसरी चीज़ फास्ट होने की, कि इसके अंदर मल्टीपल लेन है। मल्टीपल लेन से मुराद क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे एक रोड है, उस रोड के ऊपर दो रास्ते जा रहे हैं, तो गाड़ियाँ दो लाइन में चलेंगी, बट वन बाय वन ट्रेवल कर लूँगी। लेकिन अगर मैं एक रोड, चौड़ा रोड बनाऊँ और उसके अंदर 8 से 9 रास्ते बना दूँ, तो रोड क्या हो गया, कुशादा हो गया, गाड़ियाँ भी क्या करेंगी, फास्टली ट्रेवल करेंगी, ट्रैफिक भी जैम नहीं होगा, तेज़ी से काम होगा। इसी तरीके से जो एनवीएमई है, इसमें क्या मल्टीपल लेन है, डेटा ट्रेवल या डेटा आ रहा होता है, डेटा जा रहा होता है, इसके अंदर स्टोर हो रहा होता है। इसके अंदर क्या मल्टीपल लेन है, यानी कि डेटा को लाने के और डेटा को भेजने के बहुत सारे रास्ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे इंतज़ार करना पड़े उस लाइन के अंदर कि यार ये जाएगा तो मैं आऊँगा। हार्ड डिस्क और एसएसडी में क्या हो रहा है, डेटा आपका जा भी एक ही रास्ते से रहा है और डेटा आ भी एक ही रास्ते से रहा है, साटा कंट्रोलर के थ्रू उसी रास्ते से जा रहा है, उसी रास्ते से आ रहा है। लेकिन एनवीएमई के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एनवीएमई के अंदर ना कोई साटा कंट्रोलर है, ठीक है। उसके अंदर मल्टीपल लैन है, उसको आपने फिक्स किया, रास्ते बहुत सारे हैं उसके पास डेटा को भेजने के लिए, आपने जिसको बुलाना है वो जाएगा वहाँ पे, फाइल वहाँ से उठेगी, एग्जीक्यूट होगी और आना शुरू हो जाएगी। तो मल्टीपल लैन की वजह से क्या हो रहा है, डेटा हमारा फास्ट हो रहा है। तो आपको आई होप ये बेसिक सी मैंने मालूमात दी है, डिटेल में जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। बसेस को खोलना पड़ेगा, हमें कंट्रोल बस, एड्रेस बस क्या होती है, डेटा ट्रेवल कैसे कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ तक रखते हैं, बेसिक सी चीज़ों को ही लेके चलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यार मुझे हार्ड ड्राइव यूज़ करनी चाहिए, या मुझे एसएसडी यूज़ करनी चाहिए, या मुझे एनवीएमई यूज़ करनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एनवीएमई यूज़ करें, मैं कहूँगा बेहतर है। और अगर मैं कहता हूँ कि यार आप एवरेज जो है ना स्पीड आप चाहते हैं, तो फिर एसएसडी आप यूज़ कर लें, आपको परफॉर्मेंस में फ़र्क लाजमी नज़र आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो डेटा हमारा मेमोरी से उठ के ही आता है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है हमारा आ रहा होगा उठ के, या कोई भी चीज़ जो से स्टोर होगी, इसको हम यूज़ करेंगे, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, कहाँ होगी, हार्ड डिस्क में होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में होता है। जब आपके हार्ड डिस्क की या आपकी एसएसडी की स्पीड अच्छी होगी, जब डेटा आपको स्टोरेज की स्पीड अच्छी होगी, रीड और राइट की, तो डेटा क्या होगा आपका, जल्दी एग्जीक्यूट होगा, जल्दी चलेगा, फाइलें जल्दी ट्रांसफ़र और हम जो है इसको रिट्रीव कर सकेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये सारे जो हैं बेसिक से कंपोनेंट है
जिनको हम एसेंशियल कंपोनेंट कह सकते हैं, या जिनको हम कह सकते हैं एसेंशियल हार्डवेयर या इंटरनल हार्डवेयर्स, जो हमें ऊपर से नज़र तो नहीं आते बट अंदर जो है ये बहुत अहम काम कर रहे होते हैं। तो मैंने आपके सामने पावर सप्लाई रखी, आपके सामने मैंने मदरबोर्ड, और आपके सामने मैंने रखा प्रोसेसर, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, जिसके अंदर हमने टाइप्स भी देखी उसकी, एसएसडी और एनवीएमई। तो ये हमने कवर किया है। आई होप ये बेसिक सी मालूमात है, आपको लाजमी पता होना चाहिए इसके हवाले से, यार ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर 2 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला आपसे लेक्चर 3 में मुलाकात होगी, जिसके अंदर मैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यार इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का क्या किरदार है और वो क्यों ज़रूरी हैं। तो कोशिश करूँगा आपको समझा सकूँ अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।